दोस्तों, भारत में आज़ादी के बाद रियासतों के विलय की तो खूब कहानियाँ सुनाई जाती है, लेकिन भारत में कुछ ऐसे भी समुद्री द्वीप हैं जिनकी कुछ आज अपनी इम्पोर्टेंस है और उनके भारत में शामिल होने के लिए भी कई तरह के प्रयास किए गए हैं। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं ऐसे ही द्वीप अंडमान निकोबार की, जो आज के समय में भारत का सबसे बड़ा टूरिज्म पॉइंट बना हुआ है। लेकिन एक समय था जब अंडमान को लेकर भारत और ब्रिटेन ये तय नहीं कर पा रहे थे कि इसे कैसे बांटे, क्योंकि यहाँ अपनी कोई रियासत तो थी नहीं जिसके राजा ये तय करते हैं कि उनको किसके साथ जाना है। लेकिन अंडमान निकोबार की भारत में शामिल होने की कहानी अपने आप में बहुत कुछ आज़ादी के समय के टेंशन के बारे में बताती है। आइए जानते हैं इनकी पूरी कहानी। अगर बात करें अंडमान निकोबार की इतिहास की कहानी की, तो वहाँ चोल साम्राज्य के महाराजा राजेंद्र चोल द्वितीय पहले शासक हुए थे, जिन्होंने अंडमान निकोबार को नेवल बेस की तरह इस्तेमाल करना शुरू किया। उनके समय में इन इकलौते आइलैंड को माँ नकाबरम आइलैंड के नाम से जाना जाता था। उसके बाद 17वीं शताब्दी में मराठा साम्राज्य के सेनापति कान्होजी आंग्रे ने अंडमान में अपना नेवल बेस बनाया और 1755 आते आते इस द्वीप पर यूरोपियन लोगों का आगमन होने लगा। इस कड़ी में अगर सबसे पहले बात करें तो दिसंबर 1755 में डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी इस द्वीप पर आने वाले पहले यूरोपियन थे और उन्होंने इससे नाम दिया न्यू डेनमार्क। कहा जाता है कि 18वीं सदी में कई दशक ऐसे रहे जिनमें अंडमान निकोबार को मलेरिया के फैलाव के वजह से छोड़ना पड़ा, जिसके चलते तो एक बार यूं ही ऑस्ट्रिया को गलतफहमी हो गई। उन्हें लगा कि डेनमार्क द्वीप खाली कर दिया है और उन्होंने इस द्वीप का नाम थेरेसा आइलैंड रख दिया। लेकिन अंडमान में असली कहानी शुरू होती है अंग्रेज़ों से, जो 1858 में भारत के अंडमान में पहली बार पहुँचे और ब्रिटिशर ने पहली बार अंडमान में अपनी कॉलोनी बनाई। लेकिन इस कॉलोनी की फेमस होने की सबसे बड़ी वजह थी यहाँ की जेल, जिसके बारे में सबको पता ही होगा कि अंग्रेज़ यहाँ सेलुलर जेल बनाकर अपराधियों और विरोधियों के सज़ा के लिए भेजने लगे थे, जिसे काला पानी की सज़ा का नाम दिया गया। 1943 में जापान ने अंडमान और निकोबार द्वीप पर हमला कर दिया और इस हमले के बाद यहीं पर जापान की मदद से सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद की इंटरियम गवर्नमेंट बना डाली। लेकिन सबको पता था कि सेकेंड वर्ल्ड वार में जापान की हार हुई और फिर 1945 में अंडमान निकोबार अंग्रेज़ों के हाथ में चला गया। अब टाइम आ गया आज़ादी का, यानी कि बंटवारे का, यानी रियासतों के भारत और पाकिस्तान में विलय का। ऐसे में सारे रियासतों की तरह अंडमान निकोबार पर भी सवाल उठा कि ये किसके पास जाएगा। लेकिन यहाँ पर अंग्रेज़ों का लालच था कि वो इसे अपने हाथ से नहीं निकालने देना चाहते थे। उसके लिए ये द्वीप व्यापार के दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट था। इंडियन इंडिपेंडेंस बिल के 16वें आर्टिकल में अंडमान निकोबार का मुद्दा था, लेकिन ये बात भारतीय राजनेताओं को पता नहीं था कि अंग्रेज़ अंडमान निकोबार के बारे में क्या सोच रहे हैं। इस मामले में माउंटबेटन और इंडिपेंडेंस कमेटी के बीच कई सीक्रेट बातचीत हुई, जिसमें माउंटबेटन का कहना था कि अंडमान निकोबार के लिए बीच का रास्ता निकालना चाहिए। उन्होंने शुरू में प्रस्ताव दिया कि भारत और ब्रिटेन अंडमान और निकोबार को ज्वाइंट कंट्रोल में ले लें या ब्रिटेन इन द्वीपों को लीज पर मांग ले। लेकिन तभी ये खबर मीडिया में लीक हो गई और ये खबर छपी कि नया समझौते के साथ अंडमान निकोबार ब्रिटेन को दिए जाने वाले हैं। माउंटबेटन चाहते थे कि अंडमान निकोबार के मुद्दे पर भारत में एक और विद्रोह खड़ा हो सकता है। माउंटबेटन चाहते थे कि अंडमान निकोबार के लिए एक अलग कमिश्नर नियुक्त किया जाए, जो सीधे गवर्नर जनरल के अंडर में काम करेगा जब तक अंडमान निकोबार की स्थिति साफ नहीं हो जाती। माउंटबेटन ने इस मुद्दे पर नेहरू से बात की। नेहरू ने भी इसके लिए तैयार हो गए। नेहरू और माउंटबेटन के बीच ये बात चल ही रही थी कि तभी एक तीसरे प्लेयर की एंट्री हुई, यानी जिन्ना, यानी कि मुस्लिम लीग, यानी कि पाकिस्तान, जिस पर जिन्ना ने दावा किया कि बाकी भारत की तरह अंडमान निकोबार का भी बंटवारा होना चाहिए। वो भी अंडमान पर अपना दावा पेश करने के लिए आए थे। उन्होंने अंडमान निकोबार पर पाकिस्तान का दावा पेश करते हुए तर्क दिया कि जिसमें जिन्ना का कहना था कि पाकिस्तान एक होकर भी दो है,
जिसके बीच में भारत पड़ता है। संभव है कि किसी दिन भारत ने रास्ता देना बंद कर दिया तो पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान के पास केवल समुद्र का ही रास्ता बचेगा। ऐसे में उनके लिए अंडमान और निकोबार का इम्पोर्टेंस बहुत बढ़ जाता है। जिन्ना का दूसरा तर्क ये था कि अंडमान निकोबार ऐतिहासिक रूप से भारत का हिस्सा नहीं रहे। वहाँ का अधिकतर जनसंख्या आदिवासी है और उनके भारत से न तो धार्मिक और न ही सांस्कृतिक रूप से संबंध रहे हैं। जिन्ना की कोशिश थी कि हिंदू मुस्लिम वाला एंगल इस्तेमाल में लाया जाए, क्योंकि अभी तक ये तय हुआ था कि हिंदू बहुलक इलाके भारत में आएंगे और मुस्लिम बहुलक इलाके पाकिस्तान में। नेहरू से जब इस पर राय मांगा गया तो वे इस पर 1941 का जनगणना लेकर आ गए, जिसके हिसाब से अंडमान निकोबार की जनसंख्या लगभग 34,000 के आसपास थी, जिसमें 8,000 मुसलमान, 12,000 हिंदू, सिख, ईसाई मिलाकर और बाकी वहाँ की जनजाति थी। जिन्ना ने कहा कि इससे यह साबित होता है कि हिंदू यहाँ पर बहुल नहीं है। तब नेहरू ने एक और चाल चली और कहा कि वहाँ मेजॉरिटी पॉपुलेशन नॉन मुस्लिम है, इसलिए इसे पाकिस्तान में नहीं दिया जा सकता। साथ ही उन्होंने भारत और अंडमान के ऐतिहासिक रिश्तों को भी याद दिलाते हुए बताया कि अंडमान में काफ़ी संख्या में लोग मद्रास, केरल और बंगाल से आते हैं और यहाँ की जुडिशरी भी कलकत्ता हाई कोर्ट के अधीन आता है, इसलिए भारत का अंडमान निकोबार पर हक साबित होता है। और आखिरकार नेहरू की बात मान ली गई और अंडमान निकोबार को भारत को सौंप दिया गया। इस तरह से नेहरू की समझदारी से अंडमान निकोबार को भारत का हिस्सा मान लिया गया। इस तरह से नेहरू के समझदारी से अंडमान निकोबार को भारत का हिस्सा बना लिया गया। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या नेहरू ने अगर सही टाइम पर अंग्रेज़ों और जिन्ना से अंडमान और निकोबार की जानकारी नहीं पेश की होती तो क्या आज यह द्वीप भारत का हिस्सा होता? आप अपनी राय कमेंट में बता सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।